स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो पहली बुक थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज से हम लोग जो सेकंड बुक है उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। हर सेमेस्टर में दो बुक्स होती हैं, तो इसमें ये सेकंड बुक है। ठीक है, तो देखिए ये प्रथम सेमेस्टर की सेकंड बुक है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स देख लेते हैं, कितने इसमें चैप्टर हैं। तो ये देखिए, इसमें पहला चैप्टर है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, फिर संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, अपेक्षित अधिगम स्तर, और लास्ट में है शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रकार, विशेषताएं, निर्माण, प्रयोग, रखरखाव, सावधानियां। ठीक है, तो इसमें वही प्रोजेक्ट कार्य वगैरह जो होंगे वो थोड़ा बहुत इसमें मैटर रहेगा, लेकिन यहाँ तक की जो चैप्टर 8 तक के बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए इसी में ही हम लोग पहला जो चैप्टर है उसे डिस्कस करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। ठीक है, मीनिंग हमें देखनी है, टीचिंग की मीनिंग्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले शिक्षण का अर्थ देख लेते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। देखा जाएगा कि जो शिक्षण है, ठीक है, वो तभी से ही स्टार्ट, अगर यहाँ पे सामाजिक परिवेश की बात करें तो बच्चा जो है उसका प्रारंभिक जो शिक्षण वो प्राप्त करता है, टीचिंग जो भी उसको मिलती है वो घर से होती है, इसका परिवार होता है। ठीक है, इसके बाद जब वो किसी टीचर से इंटरेक्ट होता है तो वो विद्यालय में होता है, फिर वो समाज में उठना बैठना, अलग अलग तरीके के लोगों से उसका मिलना जुलना, ये सारी चीजें रहती हैं। जब उसका संबंध टीचर से होता है तो क्या क्या टीचर उसको देगा, अपने पास जो उसके पास ज्ञान है, जो उसका कौशल है, ठीक है, उसका कैसा व्यवहार है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा। तो देखा जाए कि शिक्षण में यही सारी चीज़ें आती हैं। मतलब हम लोग को कोई एक टॉपिक जो बुक में दिया गया उसे रटना नहीं है, बल्कि एक अपने आप को समाज में स्टैंड करने के लिए, एक बच्चे को अगर समाज में स्टैंड करना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उसे डेवलप करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय, गत्यात्मक और अंतःक्रियात्मक, यानी दो या अधिक लोगों के मध्य, ठीक है, दो लोगों के मध्य भी हम शिक्षण की जो है काम कर सकते हैं, और दो से ज्यादा लोगों के मध्य भी। सौउद्देश्य प्रक्रिया है जिसमें 3 प्रमुख ध्रुव हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि त्रिध्रुवीय जो शिक्षा की प्रक्रिया, इसमें जो मेन जो तत्व रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है शिक्षक, फिर है शिक्षार्थी, और फिर है पाठ्यक्रम यानी पाठ्य वस्तु। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, उपरोक्त तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षण है। यानी कि अगर इन तीनों में से किसी एक को भी अगर कम कर दिया जाए तो शिक्षण की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अगर शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम नहीं है, तो क्या वो पढ़ेगा, क्या वो सीखेगा। ठीक है, अगर पाठ्यक्रम और शिक्षक है तो शिक्षार्थी नहीं है, तो जो है वो पाठ्यक्रम को किसे सिखाएगा। तो मतलब कहने का है, तीनों ही जो है आपस में इंटर रिलेट है, तीनों की प्रेजेंस जरूरी है एक शिक्षण की प्रक्रिया के लिए। तीनों में से कोई भी एक कम होगा तो शिक्षण अधूरा है। शिक्षण में इन तीनों पक्षों का होना आवश्यक है। ठीक है, शिक्षण का सामान्य अर्थ अगर कहें तो ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना, वही ज्ञान देना है जो शिक्षक हैं उन्होंने अपने जीवन में जो भी चीजें अर्जित की हैं, अब उसको छात्रों में वो कैसे देंगे, छात्रों को उसके बारे में क्या नॉलेज देंगे। तो जैसे विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों, शिक्षण विधाओं जैसे खेल, वार्तालाप, प्रश्न, वर्णन, कहानी, कविता, टीएलएम, पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो विद्यालय है उसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे सीख रहे हैं, यहाँ पे ये है कि बच्चों को सिखाने से पहले जो शिक्षक हैं वो भी ये कुछ यहाँ पे जो साधन दिए गए हैं उनके आधार पर वो पहले वो खुद सीखेंगे, उसके बाद वो छात्रों को सही तरीके से वो उनको सही आसान तरीके से उनको नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो उनकी मतलब मेनली उनको प्रोत्साहित करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोग ने शिक्षण का जो सामान्य अर्थ था उसे देखा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ क्या है। तो शिक्षा की भांति शिक्षण में 2 अर्थ, जिस तरीके से शिक्षा में 2 उसके अर्थ होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ होता है। व्यापक अर्थ क्या होता है,
व्यापक अर्थ में शिक्षण जो है वो मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कहा जाता है कि बच्चा या व्यक्ति, ठीक है, वो अपनी मृत्यु तक, ठीक है, कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। अब जैसे वो विद्यालय में जाने की जो इनकी टाइम ड्यूरेशन है वो तो कम होती है, वहां पे जितना सीखना होता है उसके बाद वो अनुभवों से सीखता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापक अर्थ की अगर बात करें तो मनुष्य जीवन में ये वाला जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, इसकी जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, वॉर्म टू टॉम्ब होती है। ठीक है, अब जैसे परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले परिवार से स्टार्टिंग होती है, फिर विद्यालय में वो पढ़ता है, उसके बाद समाज में उसका उठना बैठना रहता है, फिर वातावरण का जो है यहाँ पे काम हो जाएगा, उसके बाद उद्योग, कहीं जहाँ काम वगैरह कर रहे हैं, कुछ लोग सिनेमा में चले जाते हैं, कुछ लोग राजनीति में, कुछ लोग का इंटरेस्ट कला में होता है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो मनुष्य जो है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और इस तरीके से शिक्षण को वो प्रदान करता रहता है। ठीक है, तो ये था व्यापक अर्थ। इसके बाद देखिए शिक्षण का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग क्या है टीचिंग की। संकुचित अर्थ में बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श ही देना ही शिक्षण है। ठीक है, संकुचित अर्थ में मेनली ज्ञान जो है देना है बच्चों को, सूचना देनी है, जो भी नॉलेज उनके पास है, जानकारी देनी है और उनको जीवन जीने का जो परामर्श है वो देना है। तो यहाँ पे देखिए संकुचित अर्थ में ये कहा गया था कि शिक्षण, ये जो संकुचित अर्थ है ये शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है। मतलब शिक्षण से पहले ही, टीचिंग की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही इसे एक नियम के अकॉर्डिंग इसे नियंत्रित, कंट्रोल रखा जाता है। कह सकते हैं कि बालक को कुछ वर्षों, कुछ फिक्स जो वर्ष होते हैं, मतलब उसी समय एक तरह से देखें कि संकुचित अर्थ जो है वो विद्यालयी जो शिक्षा होती है वही आधारित होती है संकुचित अर्थ पर, शिक्षण के संकुचित, क्योंकि विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर होती है, उसमें सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल रहती हैं, अनुशासन, हर एक चीज़ का जो है वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो वही है विद्यालय व कक्ष में शिक्षार्थियों को जो शिक्षण प्रदान किया जाता है वो संकुचित उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिक्षण की परिभाषाएं कुछ दी गई हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। सबसे पहली है डॉक्टर माथुर के अनुसार, शिक्षण का अर्थ है शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके। ठीक है, मतलब यहाँ पे शिक्षार्थियों को एक वो अवसर दिए जा रहे हैं कि वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसके प्रॉब्लम को अपनी कंडीशन और जो उसकी जो नेचर है, उस प्रॉब्लम का जो नेचर है या उनका जो नेचर है, अपनी क्षमता के अनुसार उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, वह स्वयं योजना बना सके, अपनी सॉल्यूशन की वह खुद योजना बना सके, शैक्षिक सामग्री इकट्ठा कर सके और उसे सुसंगठित रूप में प्रयोग कर सके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये बात कही है डॉक्टर माथुर ने। फिर रॉयंस के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक क्या करते हैं, छात्र यहाँ पे दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अपनी नॉलेज के ज़रिए, अपनी जो भी ज्ञान वगैरह है उसके ज़रिए दूसरे यानी कि छात्रों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, तो यही जो निर्देशित करना ही, उनको एक सही मार्ग निर्देशित करना ही क्या है, शिक्षण है। फिर है योकम व सिम्पसन, इन्होंने कहा शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन कर सके। तो एक तरीके से योकम और सिम्पसन सिंपली ये बात कह रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं जो एक शिक्षक या एक छोटे बच्चों को टीच कर सकते हैं, वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए वो उनको सिखाने का काम, क्योंकि वो अब परिपक्व हैं और अपने से छोटे जो अपरिपक्व लोग, बच्चे हैं या जो भी सदस्य हैं, ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी में जो भी उलझने उन्होंने झेली हैं उसके बारे में उनको एक्सपीरियंस कराते ताकि वो उस प्रॉब्लम को फेस ना करें। फिर आते हैं जेम्स एम थाइन, इन्होंने कहा समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में कहा कि जो भी सीखा जाता है उसमें जो वृद्धि की जाती है वही शिक्षण है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो परिभाषाएं थी इनके आधार पर शिक्षण का स्वरूप है कैसा। ठीक है, कि शिक्षण असल में है क्या। तो देखिएगा यहाँ पे जो परिभाषाएं आपके लिए, देखिए जो डीएलएड है इसमें लगभग आपको परिभाषाएं बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है,
तो टेट का या सी टेट का ये जो पेपर होता है, खासकर टेट का और सुपर टेट में भी, ये जो डेफिनेशंस हैं इनको स्पेशली एक क्लास लगाई जाएगी ताकि इसमें जो है आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी छोटी डेफिनेशन है उन्हें कोशिश करिएगा याद करने की। तो देखिए यहाँ पे शिक्षण का अर्थ है शिक्षक, विद्यार्थी व पाठ्यक्रम में के मध्य संबंध स्थापित करना। शिक्षण क्या है? ये जो तीन जो यहाँ पे तत्व एक रखे गए हैं एक टीचिंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, इनके बीच में संबंध स्थापित करना। दूसरा है सूचना, ज्ञान व जानकारी देना, क्योंकि शिक्षण की प्रोसेस में सूचना ज्ञान ही दिया जाता है। तीसरा है सिखाना व बालकों को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता प्रदान करना, ताकि वो जो जिस वातावरण में वो जा रहे हैं उसमें वो अपने आप को ढाल सकें। फिर है शिक्षण, शिक्षार्थी को उत्प्रेरित करने, मार्गदर्शन प्रदान करने, क्रियाशील रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, उनको मार्गदर्शन जो है प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उनको वो उस फील्ड में वो क्रियाशील रहें, इसके लिए शिक्षण जो है उनको काफ़ी हेल्प करता है। शिक्षण तैयारी का एक साधन है, सीखने का संगठन है। शिक्षक का स्वमूल्यांकन है। वही बात कही गई कि शिक्षण जो प्रोसेस है इसमें सिर्फ बच्चा नहीं सीखता है, बल्कि बच्चे को सिखाने से पहले जो शिक्षक होता है वो अपने खुद का मूल्यांकन करता है कि उसकी स्थिति कैसी है। अगर वो अच्छे तरीके से बच्चों को जो पाठ्य सामग्री है या पाठ्य वस्तु है उसकी तरफ केंद्रित करे ले रहा है, तो इसका मतलब है कि जो है वो उसने अपने जितनी भी कमियां उसको दूर कर ली है। तो वो एक तरीके से पढ़ाते पढ़ाते अपना खुद का भी मूल्यांकन करता है। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। एक अच्छा शिक्षण क्या हो सकता है? उत्तम शिक्षण छात्रों में सीखने की तीव्र इच्छा जागृत कर उन्हें विकास की ओर बढ़ाता है। इसी में ही योकम और सिम्पसन जो थे इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहली बात तो ये कही है कि अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। पहली बात ये है, देखिए यहाँ पे जो ये बात कही गई है, जैसे योकम और सिम्पसन अच्छे शिक्षण की विशेषताएं बता रहे हैं, तो जिसमें इसमें जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं इसमें जितने आपको समझ में आते हैं उसको जो है मतलब इसको याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, बाकी टोटल सारे रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मेनली एक अच्छा शिक्षण क्या है? जिसमें सूचनाएं जो भी हों वो वांछित हों, पॉजिटिव सारी चीज़ें हों, मीनिंगफुल हों। दूसरी बात यहाँ पे है, यह आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। मतलब ऑर्डर नहीं दिया जाएगा यहाँ पे शिक्षण में, बल्कि इनको निर्देश, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छे कैसे, या लाइफ में जो गोल है उनका उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। मतलब ये जो शिक्षण है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सीखने वाले जो छात्र वगैरह हैं वो प्रेरित हों कि वो खुद से सीख सकें। ठीक है, यही मेन जो है शिक्षण का मकसद होता है। अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। यहाँ इन्होंने कहा कि जो शिक्षण है वो एक अच्छा शिक्षण तभी होगा जो कि शिक्षक और छात्र उसमें पार्टिसिपेट करें, दोनों का ही पार्टिसिपेंट जो है बराबर का होना चाहिए। ठीक है, तभी वो प्रगति करेगा। एक पढ़ा रहा है दूसरा सो रहा है तो वो शिक्षण जो है वो बेकार है। ठीक है, उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षण का, तभी वो शिक्षण सक्सेसफुल होगा। क्योंकि मेनली शिक्षण में क्या होता है कि पूरी क्लास को पढ़ाया जाता है। अब क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो एक साथ पढ़ाया जा रहा है वो नहीं समझ में आएगा। तो मेनली क्या है, उनकी एबिलिटी, उनकी जो है कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करके उन टीचिंग की जाए। इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं, अंतर्निहित क्षमताओं का उनका पूर्ण विकास होता है। छात्र हमेशा, अगर अच्छा शिक्षण है तो वो हमेशा क्रियाशील रहेंगे। प्रेरणात्मक व सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी वाली जो फीलिंग्स होती हैं, या यूँ कहें क्रिएटिविटी वाली जो थिंकिंग होती है, वो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, उत्तम शिक्षण में छात्रों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। व्यक्तित्व, उनकी जो विभिन्नताएं हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी उसका भी ध्यान रखा जाता है कि कोई फिज़िकली किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, या फिज़िकली इसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को देख करके उसी अकॉर्डिंग उनको चांस दिया जाता है पढ़ने का। ठीक है, इसके बाद है फिर यहाँ देखिए शिक्षण के मुख्य उद्देश्य आप दिए गए, मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। आज शिक्षण का मुख्य व महत्वपूर्ण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बाल उपयोगी, ऐसी सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए जो बालक के यूज़ में आए।
रुचिकर, इंटरेस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो स्कूल से भाग रहे हैं, तो ऐसी इंटरेस्टेड मेथड होना चाहिए कि बच्चे स्कूल आने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड रहें। आनंददायी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आरामदायक होनी चाहिए। प्रभावी होनी चाहिए कि वो उसका इफ़ेक्ट इतना हो कि वो जो भी सीख रहे हैं वो बना रहे काफ़ी दिनों तक के। व्यवहारिक, बोधगम्य बनाना, ठीक है, जिससे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकें और उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो ये इनका इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। इसके बाद कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनमें देखिए शिक्षण का एक उद्देश्य यहाँ पे ये भी बताया गया है कि तथ्यों का स्मरीकरण, वही बात कही गई है। एक अच्छा और प्रभावी जो शिक्षण होता है वो तभी होगा जो वो अगर प्रभावी है, तो यानी कि बच्चे उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको अचीव कर रहे हैं तो कई दिनों तक उन्हें ध्यान रहे। और अच्छा, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि स्मरणीकरण ना हो, ठीक है, मतलब इनमें यहाँ पे उनकी जो एबिलिटीज़ है, जो क्षमताएं उनके बच्चों के अंदर हैं ऑलरेडी, ठीक है, बस उसी को ही हमें निखारना है। एक अच्छे शिक्षण की बात यहाँ पे ये कही गई है। अब उसमें जो भी प्रभावी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं वो उन्हें ध्यान रहेंगी। ये भी इफ़ेक्ट जो ये मतलब इफ़ेक्ट डालता है एक अच्छा शिक्षण, ठीक है। तो मेनली हमें शिक्षण में क्या ध्यान देना है, सिर्फ उनको रटा करके याद रखने वाली चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि उनकी अपनी खुद की जो एबिलिटी है, जैसे कोई बच्चा है वो क्रिएटिविटी या कला में बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा निपुण है, तो कोशिश यही की जाती है कि उसकी जो आर्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। तभी यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो योग्यताएं हैं, ये सारी योग्यताएं उनकी डेवलप होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे रायबर्न आते हैं। उन्होंने कहा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके, ठीक है, एक अच्छा सफल जीवन जी सके। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं। तो यहाँ पे ये जो उद्देश्य के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें देख लीजिए। मेन शिक्षण का जो तात्पर्य है वो क्या है कि शिक्षण क्यों करना चाहिए, टीचिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं, कुशलताओं का अधिकतम विकास करना। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो इनको स्कूल भेजा जाता है, वहाँ पे उनको कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई जाती हैं जिनसे वो अपनी डेली रूटीन में उसका यूज़ करके भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वो जीवन उनके जो भी शिक्षण दिया जाए, जैसे अगर उनको मैथ्स पढ़ाई जा रही है और वो ग्रॉसरी की शॉप पे हैं तो उस मैथ्स का यूज़ कर सकें, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे हैं जैसे हैंडीकैप बच्चे हैं या आँखों से वो नहीं देख सकते हैं, ठीक है, विकलांग बच्चे हैं, तो उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो अपने जीवन यापन के लिए उस फील्ड में कुछ जो है काम करके अपनी जो उनकी जीवन है उसको अच्छी तरीके से उसको गुजार सकें, ठीक है। फिर है शिक्षार्थी को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे पढ़ने व अन्य कार्यों में रुचि ले। तो इसमें मेनली प्रोत्साहन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मोटिवेट करना ताकि वो और भी ज़्यादा वो जो काम उनको दिया जा रहा है उसके अलावा अन्य जितने भी कार्य हैं उसमें इंटरेस्ट लें। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत हो। छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना। मूल प्रवृत्तियां तो उनके पास जो प्रेजेंट हैं बस उसी को ही उनको निखारना है, ठीक है, उनको सही दिशा देना है, उनकी दृष्टिकोण का देखने और सोचने का जो तरीका है उसका विकास करना है। फिर यहाँ पे छात्रों को स्वावलंबी बनाना और उसमें व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली उनको शिक्षण जो प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को वो उनकी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, ताकि वो अपनी व्यावसायिक जो दक्षता है कि अपने जीवन यापन के लिए वो जिस भी काम में लगे हैं, ठीक है, जिस भी फील्ड में वो जा रहे हैं उससे वो अपनी रोज़ी रोटी जो कमाई वगैरह जो भी होती है उसमें उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। फिर है छात्रों में नेतृत्व क्षमता तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास। बहुत सारे ऐसे छात्र या बच्चे ऐसे होते हैं जो लीडरशिप का काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिन बच्चों में ऐसी क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटी को और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उनके सामाजिक मूल्यों को, खासकर उनके नैतिक और सामाजिक मूल्यों को निखारना चाहिए। छात्रों को स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाना, क्योंकि ये बहुत एक स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो ख़ासकर उनकी यूनिफॉर्म, उनकी नेल्स, उनके जो है मतलब फ़िज़िकल जो उनकी नीटनेस होती है इसका खास ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उसको इस बारे में मतलब उनको अनुशासित भी किया जाता है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं जो उनकी जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, ठीक है, इसका खास ध्यान रखें।
छात्रों का मार्गदर्शन करना, उनका उचित समय पर अगर मार्गदर्शन किया जाएगा तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं है, सही मार्ग पर वो चल करके अपने लिए कुछ अच्छी फील्ड वो अचीव कर सकते हैं। छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना, उसमें रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद छात्रों की कठिनाइयों को यहाँ पे दूर करना है, ठीक है, तो ये जो है शिक्षण का मेथड है। छात्रों को अपने वातावरण में समायोजन करना सिखाना, मेनली तो यही है कि जब छात्र एक नए वातावरण में जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, तो ये जो कठिनाइयाँ हैं इनसे वो बच सकें, अपने आप को उसमें ढाल सकें। अब है शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप। अब क्या क्या क्रियाकलाप किए जाएं कि बच्चे आसानी से प्रभावशाली तौर पर सीख सकें। तो पहला तो यही है, सबसे पहली बात पाठ्यवस्तु या जो विषय है उस पर बात आती है। तो विषय या पाठ्यवस्तु जो होती है वो गतिविधियों या क्रियाकलापों पर आधारित होने चाहिए, इसमें वो एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। अगर हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो ईवीएस में टॉपिक ऐसे होने चाहिए कि उनको जब तक वो भ्रमण ना कर लें, भ्रमण करके वो सीख पाएँ, प्रैक्टिकली वो चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। छोटे व बड़े समूह में कार्य करना, जिसे बच्चे स्वयं करते हुए सीख सके। अब छोटे छोटे समूह ग्रुप बना दिए जाएं। अगर कोई बच्चा उसमें बिल्कुल भी नहीं सीख पा रहा है तो अपने जो सक्रिय बच्चे हैं उस ग्रुप में हैं उनको देख करके वो सीखे। ऐसे प्रोजेक्ट कार्य कराना जिनसे बच्चे जो है मतलब खुद भी अपने लिए कर सके, अपने साथियों की भी सपोर्ट कर सकें। फिर है कि खासकर इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जाता है कि उनको ऐसे काम दिए जाएं कि वो अभ्यास करके वो सीखें, ठीक है, जांच करें, जो उन्होंने काम किया है उसकी जांच करें। शैक्षिक व मनोरंजन खेल खिलवाना, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे, अब चाहे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का उसी चीज़ में ही इंटरेस्ट हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो खेल खेल में सीख जाते हैं। तो ये शैक्षिक जो शिक्षण होगा वो मनोरंजन वाला होना चाहिए, खेल खिलवाना चाहिए, मतलब बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए कि जिसमें इंटरेस्ट आए, ठीक है, जिसमें ऐसा ना लगे कि उनको जो टीचिंग, जो उनको पाठ्य वस्तु वगैरह जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है वो बोरिंग है, ठीक है। वर्णन, व्याख्यान व कथन कहना, अब उनको ये अवसर प्रदान किए जाएं कि वो उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है या जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया उसका वो बता सकें, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अच्छा प्रभावशाली शिक्षण तब होता है जैसे कोई टीचर है वो विषय वस्तु पढ़ा रहा है, ठीक है, अब क्या है कंटिन्यू वो पढ़ाता जा रहा है, बच्चों से कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है, तो एक सीमा तक ही वो पढ़ेंगे। फिर जैसे मान लीजिए बच्चे सोने लग जाए, तुरंत आप क्वेश्चन कर लीजिए। एक टीचर, अच्छा टीचर क्या होता है, बीच बीच में क्वेश्चन करने लगता है। क्वेश्चन करते ही मतलब जैसे ही क्वेश्चन किया जाता है बच्चे तुरंत उनका ध्यान उस टॉपिक पे केंद्रित हो जाता है कि हाँ हमसे पूछा जा रहा है, हमें इसका आंसर देना है, तो हमें इसको सुनना अच्छे से। फिर है लिखित और मौखिक जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसका भी विकास किया जाए। लिखना बोलना दोनों की ही प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे वार्तालाप कर सकें, ठीक है। कविता, कहानी या दृश्य वगैरह इन सब पर आधारित अगर उनको कोई राइटिंग लिखनी हो तो वो भी लिख सके। तो लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है इसकी विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग किया जाए। सहायक सामग्री टीएलएम के फॉर्म में जो भी प्रोवाइड की जाती है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, चार्ट है, ठीक है, और भी जितने भी मॉडल वगैरह जो होते हैं इनका पूरा पूरा यूज़ किया जाए। प्रायोगिक कार्य करवाना, प्रयोग से रिलेटेड कार्य हो, चाहे वो जो है मतलब कि होम साइंस वाली क्लास होती है तो उसमें बच्चे खाना वगैरह बना रहे होते हैं, या फिर भ्रमण वाला होता है, तो मतलब कि प्रायोगिक कार्य उनसे कराना चाहिए ताकि उनके दिमाग में वो प्रयोग खुद करेंगे, एक्सपेरिमेंट खुद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। चर्चा परिचर्चा में उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है इसका विकास हो, तो ये जो चर्चा परिचर्चा वाद विवाद जो होता है ये उनकी जो मौखिक एबिलिटी है इसका विकास करती है, शब्द भंडारण का विकास करती है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को शाम पर, जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अब आप सारी चीज़ें लिखेंगे तो आप भी व्यस्त रहेंगे, तो हमें क्या करना रहता है, स्टोरीज पढ़ानी रहती है। अब उसमें इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं वो ब्लैक बोर्ड पे रखे रहें, मतलब लिखते जाएं, तो बच्चे उनको देखते जाएंगे, स्टोरी सुनते जाएंगे, तो उनके दिमाग में ये बना रहेगा कि हाँ ये पॉइंट आया था, ठीक है। मूल्यांकन करते जाएं, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते जाएं और ये भी देखते जाएं कि कौन सा बच्चा कितना अचीव कर रहा है, तो ये मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। फिर है विचार विमर्श के अवसर प्रदान किए जाए। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो दे दिए जाते हैं कि अगर कोई पोएम पढ़ाई गई और पोएम पढ़ाई गई तो ये इनसे पूछ लिया गया कि चंद्रमा और सूर्य में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो क्यों वो जो है, क्या चंद्रमा के पास अपनी खुद की रोशनी, अब वो सोचें, अगर वो कुछ बता पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ वो आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो मतलब उनको विचार विमर्श के अवसर प्रदान किए जाएँ, ठीक है।
तो अब यहाँ पे है कि सीधी बात में अगर कहें तो शिक्षण तथा सीखना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण कहें या सीखना कहें, दोनों ही इफेक्टिव आएगा। शिक्षण प्रभावी होगा तो जो है बच्चा उतनी ही आसानी से सीख लेगा। शिक्षण का कार्य अधिगम में प्रभावशीलता लाना है। शिक्षण एक कार्य जबकि अधिगम एक उपलब्धि है। शिक्षण के बारे में देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है। शिक्षण क्या है, एक काम है, लेकिन जो अधिगम यानी जो सीखना है वो एक उपलब्धि है जो कि अर्जित की जाती है। ठीक है, तो ये था, ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।